अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस विद आयशा बख्श और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। सानहा मरी में जाँ भाग होने वालों की तादाद अब 23 हो चुकी है। इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और ISPR के मुताबिक मरी में तमाम अहम शाहराहों को क्लियर कर दिया गया है। अब राब्ता सड़कों पर तवज्जो दी जा रही है। बर्फबारी में फंसे सयाहों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब सानहा मरी के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक मरी और गिरदोनवाह में सड़कों की गुज़श्ता 2 बरस से तफसीली मरम्मत नहीं की गई थी। इसी बायस गढ़ों में पड़ने वाली बर्फ सख्त हो गई और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हुई। लेकिन सवाल कुछ और भी हैं। सानहे से 2 रोज़ कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात ट्वीट करते हैं कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो गई हैं, जो कि मुआशी खुशहाली की निशानदही करता है। जबकि मरी से रुकने कामी असम्बली सदाकत अली अब्बासी ये कहते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई। ऐसी सूरत हाल में अगर अपोजिशन कुछ कहे तो हुकूमती तर्जुमान इसे पॉइंट स्कोरिंग करार देते हैं। आज के मौजूद पैनल से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सानहे का जिम्मेदार कौन है और इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग कौन कर रहा है। दूसरी तरफ सियासी गहमा गहमी का मौसम भी अपने जोबन पर है। इत्तलात के मुताबिक कल शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद ये राब्ता इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि PDM का लॉन्ग मार्च 23 मार्च को होने जा रहा है और नून लीग के कुछ रहनुमाओं की यह ख्वाहिश है कि ये दोनों लॉन्ग मार्च एक ही वक्त में हो। सवाल ये है कि आखिर पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा और पहले लॉन्ग मार्च करके क्या हासिल करना चाहती है। इसके अलावा लाहौर में जहांगीर तरीन की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की बेटी की शादी में शिरकत के मौके पर की गई गुफ्तगू भी बहुत मानी खेज है, जिसके बाद सवाल ये हो रहा है कि अगले इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन का जहाज़ आखिर किस जानिब परवाज़ भरेगा। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जबकि लंदन से सीनियर सहाफ़ी अनवर लोधी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे इदरीस अब्बासी भी प्रोग्राम में आज हमारे साथ स्पेशली मौजूद हैं। इदरीस चूँकि मुसलसल 2 दिन से मरी में मौजूद थे, वहाँ पर तमाम सूरत हाल भी देख रहे थे, तो उनसे हम जान लेते हैं कि अभी करंट सिचुएशन वहाँ पर क्या है। इदरीस बताइएगा, आप 2 दिन से मरी में मौजूद थे, आपने तमाम तर कवरेज भी की, तमाम तर सिचुएशन भी देखी, आपने ग्राउंड रियलिटीज़ का भी आपको पता है। अभी क्या सिचुएशन है? क्या तमाम गाड़ियों को वहाँ से निकाल दिया गया है? रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल तकरीबन कह रहे हैं कि हो गया है, क्या मुकम्मल तौर पर हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बहुत शुक्रिया। अभी तक जो है रेस्क्यू का अमल अगर बात की जाए तो बाड़ियाँ के मकाम पर अभी रेस्क्यू का अमल जारी है, जबकि जितनी भी मेन शाहराहें हैं उनको खोल दिया गया है। शाहराहें जितनी भी थी, अगर बात करें जिया गली से गुलडन्ना तक और उसके बाद गुलडन्ना से जो संधिया से होती हुई आगे दरिया गली की तरफ जारी है, इन मकामात को अभी खोल दिया गया है। जबकि जो बाड़ियाँ का मकाम है वहाँ पर अभी भी जो है 2 घंटे पहले जो है रेस्क्यू का अमल, जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम थी वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर जो कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई थी उनको निकालने का इवैक्यूएशन का सिलसिला जारी था, जबकि लोगों को तकरीबन निकाल लिया गया है जो गाड़ियां अब फंसी हुई थी। चूंकि ये रोड जो है गुलडन्ना से जारी है, जो बाड़ियां की तरफ, ये 1 वे रोड है, जिसको वजह से जो ट्रैफिक थी वो दोनों अतराफ जो मौजूद थी 1 वे के ऊपर डबल लाइंस बनाई गई थी, जिसकी वजह से काफी गाड़ियां यहां पर फंस गई थी। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना यहां पर काफी दिनों 3-4 दिन से रहा है, जिसकी वजह से वहां पर अब ये ऑपरेशन जारी है। जबकि जितने भी दीगर मकामात हैं, अगर जो मेन शाहराहें हैं, जीगा गली से जो आपकी लोटोपा की तरफ जारी है, जबकि जीगा गली से जो बूरबन की तरफ जारी है, उसी तरह जीगा गली से जो गुलडन्ना की तरफ जारी है, ये तमाम शाहराहें, उसके अलावा लॉरेंस कॉलेज की तरफ जो रोड जारी है, ये तमाम तर शाहराहें जो है खोल दी गई हैं। जो बर्फ है उनको रोड से हटाकर साइड पे कर दिया गया है, जबकि मशीनरी भी जो है वहां पर मौजूद है उनको हटाने के हवाले से। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से एक पेशनगोई की गई थी कि मजीद बर्फबारी या बारिश की इम्कान है, लेकिन गुज़िश्ता रात भी जो है पेशनगोई की गई थी, लेकिन बारिश या बर्फबारी नहीं हुई। इसी हवाले से आज जो मौसम था वो काफी सुहाना मौसम रहा है, धूप निकलती रही है, और लेकिन चूंकि जो रोडें थी वहां पे फिसलन के बायस जो लोगों को जो है गाड़ियां बड़ी एहतियात से चलाने के लिए इदरीस हमें ये भी बताइएगा कि इस बात में, अगर बात की जाए, इदरीस हमें ये भी बताइएगा इस बात में कितनी सदाकत है कि जो ये कहा जा रहा है कि तमाम तर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पाक फौज और रेंजर्स ने मुकम्मल किया, जो बाकी इदारे थे, जो इंतजामिया थी
उसने कुछ नहीं किया, उसकी जानिब से कोई ख़ास एफर्ट नहीं की गई इस हवाले से? अजी देखिए, इस मामले में जब हमने जितने भी स्याह वो मौजूद थे, हमने जितने भी स्याहों से बात की, उनका यही कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई जो है हमें मदद नहीं की गई। जितनी भी पाक फ़ौज रेंजर्स के जो पाक फ़ौज के ख़ासतौर पर जितने जवान जब आए, उन्होंने हमें एवैक्यूएट किया। जब हमारी एक स्याह से बात हुई और उनका ये कहना था कि जब हम यहाँ पर फंसे हुए थे, हमने 15 पे कॉल की, उन्होंने हमारा मसला सुनते साथ फ़ोन को बंद कर दिया था। उसके बाद कोई ज़िले इंतज़ामिया का बंदा नहीं आया। हमने अपनी गाड़ी जो है कुलडन्ना के मकाम पर, जो बीच में जिया गली से कुलडन्ना अब जो चौक है उसके मकाम के बीच में हम फंसे हुए थे। हम जब वहां पर गए, वहां पे जिले इंतजामिया के बंदे मौजूद थे, लेकिन हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया। इसी तरह मुतअद्दिद कई सियाह जो थे वो यही शिकायत करते हुए दिखाई दिए कि जिले इंतजामिया का कोई बंदा जो है हमें इवैक्यूएट करने के लिए नहीं आया, जब तक पाक फौज जो है सामने फ्रंट लाइन पर नहीं आए। जब पाक फौज ने फ्रंट लाइन पर आके इकदाम उठाना शुरू किए, इंतजामी कार्रवाइयों को आगे लिया, उन्होंने लोगों को जो है बाहर निकालना शुरू किया, तब अच्छा, जाके जिले इंतजामिया भी इदरीस ये भी बताइएगा कि सयाहों ने ये भी शिकायत की कि मकामी जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने कोई ताउन नहीं किया, एक्सपेंसिव चीज़ें बेची दुकानदारों ने सयाहों को, और इसके साथ साथ जब सयाह फंसे हुए थे तो भी मकामी लोगों की जानिब से कोई ख़ास मदद नहीं की गई उनकी। जी बिल्कुल देखें, कुछ निजी रेस्टोरेंट्स की जानिब से फ्री खाना और जो फ्री रिहाइश दी गई थी, लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट्स भी थे जहां पर 25 से 30 हज़ार रुपया जो है पर नाइट जो है लोगों से चार्ज किया गया। जो होटल जिनके 3 से 4 या 5 हज़ार तक पर नाइट के चार्जेस थे, उन्हीं रूम्स के 25 से 30 हज़ार जो है चार्जेस लिए गए, और लोगों को जो है जो पहले से ही मुश्किलात में थे, उनकी मुश्किलात में मजीद जो है इजाफा भी किया गया। लोग इस हवाले से काफ़ी शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि हमारी चूंकि हम ऑलरेडी मुश्किलात में थे, गाड़ियां हमारी फंसी हुई थी, हम 2 दिन से जो है बर्फ में फंसे हुए थे गाड़ियों की वजह से, और जो यहाँ के जो मकामी कुछ लोग हैं जिनकी जानिब से ये इकदाम किए गए कि जो चार्जेस थे रेस्टोरेंट्स के वो बढ़ा दिए गए, ना तो सिर्फ रिहाइश के बल्कि रूम के चार्जेस बढ़ाए गए, जबकि खाने पीने की जो अशिया थी उनके भी चार्जेस को जो है बढ़ा दिया गया। ये बड़ी गलत बात है इदरीस। वैसे इदरीस, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी मरी और इसके गिरदोनवा में मौसम कैसा है, और कब तक जो सिचुएशन है वो इसी तरह रहेगी, और सेकेंडली ये कि सयाह कब तक मरी की तरफ जाने से गुरेज करें? जी बिल्कुल देखें, अभी चूंकि जो मरी की जाने वाले जितने भी दाखिली रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है सील किया हुआ है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि सिर्फ जो लोकल अफराद हैं उनको भी आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर मरी की तरफ जाने दिया जा रहा है। जबकि अगर बात करें तो मरी में चूंकि अभी भी चूंकि रोड से तो बर्फ़ हटा दी गई है, लेकिन फिसलन है, कोरा जो है वो जम जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है। और अगर बात करें तो इंतज़ामी कार्रवाइयों की वजह से अभी चूंकि अभी मौसम जो है वो कुछ अभी बेहतर है, बारिश या बर्फबारी की अभी कोई महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई तो नहीं की गई, लेकिन मौसम अभी काफी खुशगवार है। यहाँ मरी की बात करें और गिरदोनवा में, लेकिन रास्ते बंद है। ठीक है इदरीस, आप साथ ही रहे, अपने मेहमानों की जानिब हम चलते हैं और अपने मेहमानों से बात करते हैं। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं, आपके नजदीक इस सानहे का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बुनियादी तौर पे जो हुकूमत है या वहाँ की जो मुकामी इंतज़ामिया है वो तमाम सिचुएशन को सही तरीके से इवेलुएट ही नहीं कर सकी। यानी देखिए, जो पहले 2-3 दिन पहले रेड अलर्ट्स आए, उसके ऊपर जो अफर्मेटिव एक्शन लेने चाहिए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, वो नहीं लिए गए। जब कहा जाता है कि वहाँ गाड़ियों की कैपेसिटी इतनी थी, तो ये लाखों की तादाद में जब गाड़ियाँ जा रही थी तो इनको क्यों नहीं रोका गया, एक बात। और दूसरे नंबर पे अब जो बुनियादी नौयत का सवाल है वो ये है कि क्या ये तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा सकेगा या नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने कमेटी बना दी है, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं हमने कमेटी बना दी है, लेकिन इन तमाम जिम्मेदारान का कोई तयन हो सकेगा? यानी कौन लोग हैं इंतज़ामिया में जिन्होंने इन तमाम मामलात में अपनी कमज़ोरी दिखाई, या इसमें उन्होंने जिसे कहते हैं ना कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया,
और कौन वो लोग हैं जिन्होंने लोगों की मजबूरियों से वहां पर फायदा उठाया। यानी उन होटल को तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना, जो उनसे 30,000, 40,000, 50,000 रुपए मांग रहे थे, उनको तो कम से कम आप जवाबदेह बनाए। फिर इंतजामिया में जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो उनको तो जवाबदेह बनाया जाए। इसलिए मैं ये समझता हूं कि बुनियादी जिम्मेदारी तो देखिए हुकूमतें, इस वक्त की जो भी हुकूमत है उसी की बनती है ना, उसको ये इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्यों वाकया पेश आया है। अच्छा, अब ये कहना कि लोगों के ऊपर जब हम डालते हैं, मान लेते हैं कि लोगों को नहीं आना चाहिए था, रेड अलर्ट जारी हो रहा था, लेकिन लोग जब एंटर हो रहे थे तो उनको तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो तो इंतजामिया की थी ना, हुकूमत की थी ना। तो वो जब आपको पता चला कि एक सिचुएशन रेड अलर्ट के अंदर आ चुकी है, मौसम खराब हो सकता है, तूफान वहां पे आ सकता है, बर्फबारी वहां पे बहुत खौफनाक तरीके से हुई है अपनी तारीख की, तो हमने वहां जहां पर हमें एक अफर्मेटिव एक्शन के तहत लोगों को रोकना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं रोका, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं हो सका। और एक देखिए, मैं बताऊं पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो भी गवर्नेंस होगी, जो भी हुकूमत होगी, आज की हुकूमत है, कल की हुकूमतें थी, हम हमेशा से अफर्मेटिव एक्शन जो है ना, एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत लेते हैं। अब आप देखिए, एक वाकया हुआ तो साथ ही इंतजामिया आ गई, साथ ही ये फौज आ गई, रेंजर्स के लोग आ गए, रेस्क्यू करने के लिए आ गए। सवाल यह है कि जब ये सिचुएशन होने से पहले आपकी तमाम इमदादी टीमें कहां थी, आपके तमाम इदारे कहां थे, आपकी हुकूमत कहां थी, आपकी गवर्नेंस कहां थी, उन लोगों को कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए। अब आप देखिए, तजादात पर मबनी बयानात आ रहे हैं, एक वजीर कुछ कहता है, दूसरा वजीर कुछ कहता है, एक जिम्मेदार कुछ कहता है, दूसरा जिम्मेदार कुछ कहता है। तो मैं तो बुनियादी तौर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हुकूमत को लेनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने ऑन किया है कि ये नाकामी हुई है, चीफ मिनिस्टर मान रहे हैं कि नाकामी हुई है, लेकिन सिर्फ मानना काफी नहीं है, उन लोगों को अकाउंटेबल भी किया जाए जिनकी वजह से ये बड़ा साहनिया हमें देखने को मिला है। बिल्कुल। अच्छा हारिस नवाज साहब, आखिर कब तक इस तरह से चलता रहेगा कि हम आग लगने पर ही कुआं खोदेंगे और जब कोई सिचुएशन होगी तो ही हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? और ख़ास तौर पर अभी हमने इस सिचुएशन के बाद जो इंतज़ामिया का रिस्पॉन्स देखा, उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हु आर सिविल सर्वेंट्स एंड दे आर देयर टू हेल्प एंड डू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स फॉर द पीपल ऑफ दैट डिवीजन। बात यह है कि ये सब प्रिविलेज एंजॉय करते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं एंड दे डोंट ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाद में फौज पर डाल देते हैं। जब वेदर फोरकास्ट एक हफ्ते से आई हुई थी कि यहाँ पर बर्फबारी होगी, सो व्हाट अरेंजमेंट्स नंबर 1 प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट ने क्या किया था, नंबर 2 डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था? क्या उन्होंने वहाँ पर वेदर के हिसाब से अरेंजमेंट कर ली थी कि अगर वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होती है एंड टूरिस्ट आर स्टक अप, तो क्या वहाँ पर उन्होंने हैवी मशीनरी, एक नोडल पॉइंट जो थे बॉटलनेक्स, क्या वहाँ पर प्लेस किए थे? क्या वहाँ पर फिर लोगों के लिए कितनी गाड़ियाँ अंदर जाएंगी? दे शुड हैव चेक पॉइंट पे जहाँ से ये गाड़ियाँ एंटर होती हैं शुरू में चक्करपड़ियाँ के पास, जो भी उनकी जगह है वहाँ पर, क्या उन्होंने कहा था कि 30,000 से जब गाड़ी क्रॉस करेगी यू विल स्टॉप, यू विल नॉट अलाउ एनीवन टू गो? टिल द टाइम वेदर इंप्रूव नहीं किया गया, क्योंकि उनको 1 लाख गाड़ी का सिर्फ टोल टैक्स चाहिए था, पैसा बनाना था और उस पर अय्याशी करनी थी। नंबर 3, उसके बाद इन्होंने क्या फौज से, रेंजर से कोई कोऑर्डिनेशन की थी जी कि अगर ज़रूरत पड़ती है हमें आपकी क्या मदद चाहिए, डॉक्टर्स की क्या मदद चाहिए? साथ ही इमीडिएटली क्या मीडिया को इन्होंने लोगों को वार्न किया था जी आप जा रहे हैं वहाँ पर वेदर ख़राब हो सकता है, मेक योर अरेंजमेंट्स, क्या आपके पास वार्म क्लॉथिंग होनी चाहिए, अगर रात स्टक हो जाते हैं तो आपके पास क्या अरेंजमेंट, आपने कैसे अपने को वार्न रखना है, आपने हीटर नहीं चलाना, आपके पास ड्राई फूड होनी चाहिए, वाटर अरेंजमेंट इन अबंडेंस होना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, और हीटर चलाने से क्या इफेक्ट होगा वो सबको वार्निंग के थोड़े शीशे खुले रखें, ये वार्निंग करनी चाहिए थी। इसके बाद जहाँ पर स्टकअप हो गए हैं तो उसके बाद हु ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी? आज चीफ मिनिस्टर जब ये हुआ, ही वाज होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये तंजीम साजी कर रहे थे इस्लाम लाहौर में। आई थिंक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल ही इज द इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर। ही शुड हैव इमीडिएटली फ्लोन एंड ही शुड हैव कैंसल्ड एवरीथिंग, गॉन टू मरी, सैट देयर, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी इमीडिएटली सस्पेंड। जब सस्पेंड होंगे दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस इंक्वायरी, फिर आप इंक्वायरी करें और फिर मेक रिस्पॉन्सिबल कि कौन है। आप वो सारे बैठे हैं, उनके खिलाफ कौन बोलेगा? तो आई थिंक ये हमें, जिन लोगों को लॉस हुआ है जिस तरीके से हुआ है, इट इज हार्ट ब्रेकिंग, और ये हमारी पंजाब हुकूमत को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सॉर्ट आउट करना चाहिए। बिल्कुल। ये एनफ इज एनफ। पंजाब जो आपकी डिवीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट है और पंजाब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, ये पंजाब की जो है मैनेजमेंट डिजास्टर्स की, इन्होंने क्या अरेंजमेंट किए थे, व्हाट इज द अरेंजमेंट्स, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मेरे ख्याल में जब तक हेड रोल नहीं करेंगे, आज एक हफ्ते के बाद सब भूल जाएंगे, अगले साल याद आएगा। बिल्कुल। जब कैपेसिटी नहीं है, आपकी गाड़ी 30,000 से ज्यादा नहीं आ सकती, तो हाउ यू अलाउइंग उधर से एपटाबा से खुला आ रही पैसे कमा रहे हो, एंड देन यू फॉरगॉट आपकी 115 आपका एसएचओ जिसको वो बेचारे उसके बेटे ने रिंग किया कि मैं जी देखिए ये प्रॉब्लम हुई, कहता है मैं खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करें। दिस इडियट शुड बी सॉर्टेड आउट। कम से कम मेक सम एग्जांपल फॉर आइंदा के लिए। आई थिंक ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसके लिए आइंदा के लिए एक लाएमल बनाना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ाएं। सेकंड सबसे बड़ी अच्छा बात ये है कि हमने जो टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं, दुनिया में क्या मैसेज है कि वी कांट मैनेज टूरिस्ट, वी कांट मैनेज वेदर अरेंजमेंट्स, वी कांट मैनेज होटल मैनेजमेंट। आपने होटल वालों से क्यों नहीं उसी वक्त अरेंज कर लिया जी? कोई सर इस पर भी हम बात करते हैं कि हम इंटरनेशनल टूरिज्म को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लोधी साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करूंगी। लोधी साहब, आप तो बैरून मुल्क मुकीम हैं और यहाँ पर चूँकि वेदर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज भी होता है, बहुत सख्त वेदर कंडीशंस भी होती हैं, क्या सिर्फ शहरियों की जिम्मेदारी होती है कि वो मौसमियाती तब्दीली पर नज़र रखें और अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, या इंतज़ामिया का भी कोई किरदार होता है इसमें? जी, दोनों की जिम्मेदारी होती है। इसमें गवर्नमेंट भी अपना काम करती है, वो भी लोगों को वार्निंग जो एडवांस है वो देती है, और शहरी भी भरपूर ताउन करते हैं। आप देखेंगे जब यहाँ पे स्नो होती है तो आमतौर पे लोग जो इंतहाई ज़रूरी काम है उसके लिए घर से निकलते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि अगर मुझे अपना जाना पड़े, शॉपिंग सेंटर जाना पड़े, या ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, बुनियादी ब्रेड है, योगर्ट वगैरह, तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि ये आज गुज़ारा कर लें, अगले दिन जाएँगे, क्योंकि स्लिपरी रोड्स होते हैं, कोई भी जो है वो हादसा हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अवाम जो है, जिसको कहते हैं ना, मछली जो है वो पत्थर चाट के वापस आती है। हमें किसी हादसे के बारे में वार्निंग दी जाए, किसी मौसम के बारे में वार्निंग दी जाए, तो हम जो है वो उल्टा उसका असर लेते हैं। आप देखें कि जब समुद्री तूफान आते हैं कराची में, तो आपने देखा होगा कि लोग जो है, टीवी रिपोर्ट्स आती हैं कि मंजिलें जो हैं वहाँ सी व्यू पहुँच गए वहाँ देखने के लिए। और इसी तरह से जो है कोविड के दिनों में आपने देखे कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वाज़ेह हिदायत दी लोगों को कि आपने मास्क पहने, आपने जो बाज़ारों में ज़रूरत के अलावा नहीं जाना, लेकिन आपने देखा कि कितना एसओपीज़ पे हमने जो है वो अमल किया, हमारी अवाम ने कितना अमल किया। तो अवाम जो है उसको भी जिस तरह यहाँ की अवाम जो है वो पूरी तरह से जो गवर्नमेंट की एडवाइस होती है उसको सीरियसली लेती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी अवाम का मसला ये है कि हम उस तरह से उसको नहीं लेते। मैं आपको बात बताता हूँ कि 4 जनवरी जो है मेरे पास सोशल मीडिया, हमारी जो अवाम है वो 24 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करती है। 4 जनवरी को जो पुलिस है रावलपिंडी की, उनकी तरफ से जो है वो वार्निंग जारी की गई और वीडियो बनाकर जो अपलोड की गई कि मरी में लोग ना आएँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ नहीं आना चाहिए। तो उसके बावजूद लोग जो है वो फैमिली समेत, बच्चों की जान को आप देखेंगे केयरलेसनेस की इंतहा कि बच्चों को भी साथ लेकर चले गए। इसी तरह से सोशल मीडिया पे मैंने खुद देखा है, बच्चों की वीडियोस थी वो मरी से बना के अपलोड कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे वायरल थी कि यहाँ पे ना आए। आप 4 जनवरी की बात कर रहे हैं, 5 जनवरी को फवाद चौधरी साहब खुशहाली का क्रेडिट ले रहे हैं, खुशी से ट्वीट कर रहे हैं कि 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई हैं, लोगों की ये खुशहाली की अलामत है। तो इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? नहीं, देखिए ये बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए करेंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है वो अपनी इकोनॉमी को जो है वो बेहतर दिखाने के लिए उन्होंने कह दिया, बस वैसे ही बयान दाग दिया कि ये देखें ये सारा कुछ है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये नहीं देखा कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या इंतजामात किए हुए हैं, क्या उनके साथ उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है, जिस तरह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो क्या कर रही है, उनकी लोकल जो मैनेजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, उनके साथ कितनी कोऑर्डिनेशन है। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर था, लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगा कि अवाम को आप इसे बरियजुमा करार नहीं दे सकते। लेकिन लोधी साहब, एक पॉइंट, इतने सेंसिटिव मौके पर जब 22-23 लोग मर गए हों और उनके ख़ानदान वाले इतनी गमज़दा कैफियत में हों, क्या वज़ीर आज़म को तमाम तर जिम्मेदारी, चलें तमाम तर जिम्मेदारी तो हम नहीं कहते, उन्होंने इंतज़ामिया की गफलत का भी एतराफ़ किया,
क्या वज़ीर आज़म को इस तरह की बात करनी चाहिए थी कि उन्हें जिम्मेदारी सयाहों पर डाल देनी चाहिए थी, या और भी जो हमारे मिनिस्टर्स हजरात जो हैं वो कह रहे हैं कि सयाहों को भी ख्याल रखना चाहिए था, इस मौके पर उन्हें मुरद इल्ज़ाम ठहराना क्या सही था? अगर तो आप वज़ीर आज़म साहब का ट्वीट की तरफ रिफ़र कर रही हैं, तो वो मैंने भी देखा। उसमें एक्सक्लूसिवली तो उन्होंने नहीं कहा कि जो हमारी अवाम है वो उसकी ज़िम्मेदार है। उन्होंने दोनों तरफ से कहा कि वार्निंग के बावजूद जो है वो अवाम वहाँ पे गए। मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा इंसेंसिटिव था। अगर वज़ीर आज़म साहब ना कहते तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सलमान साहब, अभी हारिस नवाज साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि हमें वहाँ पर इंतज़ामात पूरे रखने चाहिए। कल भी जब हम अपने नुमाइंदों से बात कर रहे थे, हैवी मशीनरी है ही नहीं वहाँ पे। इस तरह की हैवी मशीनरी जो कि इस तरह की बर्फ़ को हटाने के लिए इस्तेमाल होती है, हमें कितनी ज़रूरत है कि हम इस तरह के अरेंजमेंट्स अपने इन इलाकों में करें, क्योंकि अगर हम टूरिज़्म की, इंटरनेशनल टूरिज़्म की बात करें तो फिर हमें इस तरह के अरेंजमेंट्स भी तो करने पड़ेंगे। देखिए, जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने बात की है, आप ज़रा पहले ये भी इतराफ़ करें कि जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में कोई सानिया होता है तो हमारे पास रेस्क्यू करने के लिए जो बुनियादी इंतज़ामात होने चाहिए वो नहीं होते। अब आप देखिए, मुख्तलिफ इमारतों के अंदर जब आग लगती है तो हमें पता चलता है कि फायर ब्रिगेड वालों के पास वो चीज़ें नहीं है। आग हमें पता चलता है फलां जगह पे मलबा गिर गया तो फलां हमारे पास वो जदीद मशीनरी नहीं है। इसी तरीके से जब सानिया मरी हुआ तो उसमें भी हमने ये चीज़ें देखी हैं। उसकी एक वजह है, हमारी हुकूमतों ने बुनियादी तौर पर ना तो गवर्नेंस को अपनी एक प्रायोरिटी का इशू बनाया कि किस तरीके से हमने अपने गवर्नेंस के निज़ाम को दुरुस्त करना है। एक बात, दुनिया भर में गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आता है जो डिस्ट्रिक्ट के निज़ाम को मजबूत बनाता है, मुस्तहकम करता है और उसके अंदर वो बाकायदा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करता है। अब आप देखिए, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कोई नहीं है। फिर आपने अभी ब्यूरोक्रेसी की बात हुई है, हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो इतना जिसे कहते हैं रवायती अंदाज में चल रहा है कि जो आज के जदीद तकाजे हैं उसके मुताबिक हम है ही नहीं। अभी बिल्कुल ठीक कहा कि एनडीएम में, पीडीएम में, डीडीएम में और उसके बाद आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं तो कोई आपको कोऑर्डिनेशन का सिस्टम नजर आना चाहिए ना। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ब्रिजेस बना लिए हमने, अंडर पासेस बना लिए, ऑरेंज ट्रेन बना ली, मेट्रो ले आए, हर चीज ले आए, लेकिन जो उन चीजों को रेस्क्यू करने के लिए बुनियादी इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए उन इदारों के ऊपर भी और उस मशीनरी के ऊपर भी, उसके ऊपर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। इसलिए कि हम तो कहिए हुकूमत हो या अपोजिशन हो, एक ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स है ना। इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है सानिया मरी के तनाजुर में, हुकूमत उसको एक और तरीके से जस्टिफाई कर रही है, अपोजिशन उसके साथ एक और तरीके से खेल रही है, और ये हर मौके पे होता है। अब इसमें मसला ये है कि एक जिम्मेदार किस्म का रोल कहां निकल के आता है। अब देखिए, मैंने जैसे इन्होंने कहा, ये बाकी आप देखिए एक हफ्ते के बाद ये इशू आपको नजर नहीं आएगा, कोई नए इश्यूज निकल आएंगे। फिर वो जो जिस पे असल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी कि आप अपने इदारों को मजबूत करें, आप अपने लिए जदीद तकाजे जो है उसकी मशीनरी के कॉन्टेक्स्ट में लेके आए, उस पर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अगला साल सारा का सारा इलेक्शन ईयर है। आप देखिएगा ये एक दूसरे को जिंदाबाद मुर्दाबाद कहते रहेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे दें, चीफ मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे दें, वो कह रहे हैं अपोजिशन पे डाल दें, वो हुकूमत पे डालें। मुझे लगता है कि जिस किस्म की सीरियसनेस चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, वो हमें गवर्नेंस के जो इस वक्त के क्राइसिस है उसको डील करने में हमें नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि लोग जहां हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहीं अपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि हमें दोनों का रोल जो है वो नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज भी पाकिस्तान का सीरियस क्राइसिस गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट है। और मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूं कि दुनिया भर ने तजर्बा करके देख लिया है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं लाएंगे, आप इस तरह के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो सानियात होते हैं उनको डील नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस पर हम मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक छोटी सी का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सानिया मरी के हवाले से, जिसमें इंतज़ामिया की गफलत और नाअहली खुलकर सामने भी आई, और इसके साथ साथ ये सानिया हमारे लिए बहुत सारे सवालात भी छोड़कर गया है। हारिस नवाज साहब, बहुत से अहम पहलुओं की निशानदेही हुई है इस सानहे की वजह से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था लेकिन हम नहीं कर सके। अब जबकि हम इंटरनेशनल टूरिज़्म को प्रमोट करने की बातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट को लाने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा, क्या सीखने की ज़रूरत है हमें इस सानहे से? आई थिंक इट्स अ बिग लेसन उस्मा। देखें, यहाँ में ये ख्याल करना है कि आइंदा के लिए कभी भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। सबसे अहम बात है कि जो आपका
पंजाब प्रोविंशियल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और दे हैव टू पास ऑन रिटन इंस्ट्रक्शन टू एवरी डिवीजन, और डिवीजन को अपने डिस्ट्रिक्ट को पास करनी चाहिए कि इन केस ऑफ एमरजेंसी दीज आर द 10 एक्शंस। नंबर 1 कि आपने वहाँ पर कैसे कोऑर्डिनेट करना है सिविल मिलिट्री, सिविल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मिलिट्री की क्या होगी। इन केस तो रात को इस तरह की इमरजेंसी होती है, क्या इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़, इतने मिलिट्री के रेस्ट हाउसेज वहाँ पर हैं, इतने बड़े बड़े उनके कंपाउंड्स हैं, इतनी वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है, क्या उनसे इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था कि अगर हो जाएगी तो हमें कम से कम 10,000 गाड़ी या 10,000 लोग अपने आप को अकोमोडेशन के लिए देने हैं, प्लीज मेक अरेंजमेंट। आर्मी वुड हैव डन ट्रेमेंडस जॉब, आई नो, आई हैव सर्व्ड and as a brigade commander I will take on responsibility। सर लॉरेंस कॉलेज मरी में भी काफी जगह होती है और इन दिनों में तो वो खाली होता है, बिल्कुल खाली भी होता है, और वहाँ का प्रिंसिपल इज एन एक्सीलेंट पर्सन, आई नो ब्रिगेडियर मुजाहिद आलम, ही इज सच अ ग्रेट मैन। वो पूरी फैसिलिटीज, लेकिन किसी ने इंस्ट्रक्शन में ये लिखना चाहिए। और फिर जब कहते हैं जी नाउ आर्मी इज कॉल्ड, आर्मी से पहले सिविल से पहले ही पीस टाइम में कोऑर्डिनेशन कर लेती है कि हमने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कैसे इवैक्यूएशन करनी है, कैसे रूट खोलनी है, कैसे हैवी मशीनरी कहाँ चौक पॉइंट पे करनी है, कितनी गाड़ियां अलाउ करनी है, कितनी चेक पोस्ट पे रोक देनी है। ये चीजें किसी ने भी नहीं की है। मेडिकल फैसिलिटीज, आई मीन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दो 23 पीपल हु हैव डाइड, और दो द सफरिंग व्हिच आर पीपल आर पाकिस्तानीज, दे हैव सफर्ड। कोई आपके सीएम बड़े मदद से आके इंक्वायरी कमेटी बना दी, देयर इज नो इंक्वायरी कमेटी। इट इज वेरी ऑब्वियस कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की गलती है। सो मेक पीपल अकाउंटेबल एंड मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल, और फिर उनको जब आप पनिश करते हैं या किसी को सजा देते हैं, इट एक्ट्स एज अ डिटरेंट। व्हाई आर्मी इज फंक्शनिंग सो मेटिकुलसली? हमारा काउंटिंग सिस्टम इज टू गुड। हमारी गाड़ी का, आर्मी की एक गाड़ी का कमांडिंग ऑफिसर एक एक्सीडेंट गाड़ी का हो जाए, यू कांट इमेजिन हाउ मच डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन, नॉट ओनली अगेंस्ट द ड्राइवर, जो उसके साथ बैठा होगा सीनियर, उसको भी सजा मिलेगी और उसके कमांडिंग ऑफिसर को भी सजा मिलेगी। जस्ट इमेजिन दैट्स अ थिंग फंक्शन प्रॉपर्ली। सो यहाँ तो वो सिस्टम ही आज हुआ है, रेस्ट एश्योर एक हफ्ते के बाद एवरीबॉडी विल फॉरगेट इट, नो कमेटी, नो डिसीजन, नथिंग विल हैपन। सो यहाँ पर आपकी आती है कि ये, और फिर इसीलिए आप कहते हैं ना फौज आ गई, फौज को जो लोग फौज के देख रहे हैं, भाई आपकी गवर्नेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतना लोगों के वेलफेयर करें कि पीपल शुड नेवर लुक टुवर्ड आर्मी। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। These are the issues। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये अब टाइम हैज गॉन, पीपल हैव, क्या आप मुझे बताएं, आप मध्य देख रहे हैं 1.5 लाख गाड़ी चलेगी, भाई हु हैज अलाउड? आपकी हर जगह पे तो टोल टैक्स लेते हैं। सर एक वजीर खुश हो रहे हैं कि इतनी गाड़ी आ गई है मरी में, खुशहाली की अलामत है, और दूसरे वजीर सदाकत अली अब्बासी साहब कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं चला। और नंबर 3 आपके ऑपोजिशन लीडर जो शायद खकान अब्बासी हैं और वो मरियम औरंगजेब जो मरी से हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं। दिस इज नॉट द टाइम, फाइंड अ सॉल्यूशन। तो ये मेरे ख्याल में हमें बहुत ही जरूरी है इन चीजों को करने के लिए। ठीक है अनवर लोधी साहब जी, अनवर लोधी साहब, सोशल मीडिया का ये दौर है, बड़ी तेज़ी से चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए स्प्रेड होती हैं, और यकीनन इस आने के बाद भी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी सोशल मीडिया पर फैली हैं इंटरनेशनली। वज़ीर आज़म साहब की जो कोशिशें हैं सयाहत के फ़रोग के लिए, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी बड़ी बात करते हैं, कितना नुकसान पहुंच सकता है इन कोशिशों को इस तरह की चीज़ों से? जी, मैं समझता हूँ कि इससे यकीनन जो इमरान साहब का विजन है कि इस मुल्क में सियाहत को फ़रोग मिले, टूरिज्म जो है वो फूले, वो उसको बड़ा दचका लगा है। उसकी वजह ये है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे ये हेडलाइंस लगेंगी कि इतने लोग जो है अनफॉर्चुनेटली वो इस साने में जो है वफात पा गए हैं, तो उसकी वजह से जो बाहर के सयाह हैं वो डरेंगे कि किस तरह से हम उस मुल्क में जाएं जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स की ये सूरत हाल है कि वहाँ पे रेस्क्यू नहीं हो सके, लोगों ने सड़कों पे गाड़ियों के अंदर जो है रात गुजारी। तो ये जो हालात हैं, ये आई डोंट थिंक सो कि दे आर कन्विंसिंग कि जिसको देख के जो है वो बाहर के टूरिस्ट जो है वो पाकिस्तान का रुख करें। और मेरा ख्याल है कि टूरिज्म के हवाले से इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए कि अपनी वजारत जो है उसका इजलास बुला लिया, जो टूरिज्म से मुतल्लिक वजीर है उसको बुला लिया, उसे कहा कि पॉलिसी बनाओ। जब तक जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कोऑर्डिनेशन नहीं होती,
कोऑर्डिनेशन के बगैर और जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, हमारे जो अदारे हैं जिस तरह से एनडीएमए है, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, रिसोर्सेज को मजीद बढ़ाना होगा और कोऑर्डिनेशन होगी। ये होलिस्टिक अप्रोच लेनी होगी। ये नहीं होगा कि वजीर जो है वो खुद ही पॉलिसी बनाए, जो है जब तक वो एनडीएमए को अपने साथ नहीं लेता, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है उसको अपने साथ नहीं लेता, और जो स्पॉट्स हैं टूरिज्म के उनमें वाकया जो वहां पे जो बिजनेसमैन तबका है, होटल मालिकान है, दुकानदार है, सबके साथ मिलकर ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जाती जिसमें सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी जहां पे नहीं होती वहां पे कभी कोई टूरिस्ट नहीं जाता, ये बात याद रखें। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को जो है वो अकेले इस्लामाबाद में बैठकर पॉलिसी बनाने की बजाय जो है वो ऑन द ग्राउंड फैक्ट्स को देख के जो है, और जो हमारे टूरिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली एक सूरत हाल ये भी है कि हमारा जो अवाम है उनको इस तरह की आगाही नहीं है कि जब टूरिज्म के लिए जाते हैं तो पहले होटल बुकिंग करनी होती है, वहाँ के हालात का जायजा लेना होता है, वहाँ मौसम क्या है, वहाँ क्लोथिंग किस किस्म की होती है। यूरोप और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां तो बड़ा बाखबर सिया होता है, वो हर चीज की इंफॉर्मेशन लेता है। अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग देखें इस हमारे मुल्क में अदारों की, कि आपके रिपोर्टर ने कहा कि जो महकमा मौसम में आता है उसने पेशेन गोई की कि वहां पे रात बर्फबारी होगी और बारिश होगी, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, धूप निकली। तो ये हालात है, और मेरा ख्याल है कि महकमा मौसमियात जो है उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अब हमें अगर लोगों को भी हमने एजुकेट करना है तो ये भी तो इंतज़ामिया और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को इस हवाले से एजुकेट भी करें। सियासी मंजरनामे की अगर हम बात करें तो कल शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब की अहम मुलाकात का इम्कान है। देखना है कि इस मुलाकात में क्या कुछ हो सकता है। सलमान साहब, आप क्या समझते हैं, अगर ये मुलाकात होती है तो कितनी इम्पॉर्टेंट होगी, ख़ास तौर पर जो लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया 27 फरवरी को, और फिर पीडीएम में नून लीग जो करने जा रही है 23 मार्च से, उसके हवाले से कुछ हो सकता है? क्योंकि नून लीग के कुछ रहनुमाओं की ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम मिलकर लॉन्ग मार्च करें। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि ये नून लीग और जेयूआई थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी को और एएनपी को पीडीएम से निकाला था। अब कोई इम्कान मुझे कम से कम नज़र नहीं आता कि पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी की कोई वापसी हो सके। अब आप देखिए, जो सोलो फ्लाइट बिलावल भुट्टो साहब ने ली है, यानी 23 मार्च का तो ऐलान पहले से हो गया था ना, अब उसके साथ कोऑर्डिनेट करने की बजाय अगर उन्होंने अपनी डेट फरवरी की दे दी है तो इसका मतलब यह है कि वो पीडीएम से पहले एक सोलो फ्लाइट को करने की ख्वाहिश रखते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, ये लॉन्ग मार्च चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे ये पीएमएलएन और जेयूआई मिलकर कर लें, अब इस लॉन्ग मार्च से निकलना नुकलना तो कुछ नहीं है। सिर्फ हुकूमत पे एक दबाव बढ़ाया जा सकता है, वो बढ़ाने का उनका पूरा राइट है। लेकिन मेरे नज़दीक ये सारी तैयारियां जो है ना, इलेक्शन 2023 के कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, और 2023 के अंदर एक नई सफबंदी जो है, पॉलिटिकल पार्टियां जिसमें अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, उनके अलाई भी हैं, वो अपनी रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। ये जो कल मुलाकात होगी बिलावल भुट्टो साहब की या शहबाज शरीफ की जो मुतवक्का मुलाकात है, इससे भी कोई बड़ा नतीजा नहीं निकलने वाला। ना पीपल्स पार्टी ने उस 23 मार्च की तरफ जाना है और ना इन्होंने उसकी तरफ आना है, तो एक फासला रहेगा। अलबत्ता ये एक कोशिश जरूर हो रही है बिलावल भुट्टो साहब की और शहबाज शरीफ साहब की कि हम पार्लियामेंट के अंदर दबाव डालें। अब उसमें कहा जा रहा था कि हम तहरीके अदम तमाद लेके आएंगे, स्पीकर के खिलाफ लाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाएंगे, लेकिन उसकी भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये लंदन में सरदार रियाज सादिक साहब गए थे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए, तो वहां उन्होंने खुर्शीद शाह फार्मूला दिया था। अब खुर्शीद शाह फार्मूला क्या था? वो ये था कि जनाब आप तहरीके अदम में हमारा साथ दें, प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का आएगा और 3 माह के अंदर अंदर वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुकूमत को ख़त्म करके एक नए इंतखाबात का माहौल पैदा करेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब कोई ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हुए पीपल्स पार्टी के इस फार्मूले के ऊपर, इसलिए वो तहरीके अदम तमाद वाला मामला भी चला गया। तो मैं तो ना कोई बहुत बड़ा 23 मार्च का लॉन्ग मार्च देख रहा हूँ उस तरह से, और ना मैं ये 27 का ये जो फरवरी का लॉन्ग मार्च देख रहा हूँ। ये एक नई सफबंदी है जो 2023 के इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट में अपोजिशन जमातें कर रही हैं और अपने आप को एक मुतबादल क़यादत के तौर पे पेश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि जी मुस्लिम लीग नून मुतबादल नहीं है, बल्कि हम मुतबादल हैं, और पीएमएलएन वाले ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम मुतबादल हैं। और ऊपर से एक नई उड़ान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो केपीके के बल्दियाती इंतखाबात के बाद कह रहे हैं कि हम मुतबादल हैं। तो यहाँ तो सारी लड़ाई जो है वो हुकूमत गिराने से ज्यादा
किसी को बताने की जरूरत महसूस की जा रही है कि हम हैं असल में मुतबादल, हमारे साथ मामला तय हारिस किए साहब, जाए। आप क्या समझते हैं, कौन है असल में मुतबादल? पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, या कोई और पार्टी है? देखें उस्मा, बड़ी क्लियर मैं आपको बताऊं, दोनों पार्टी नहीं चाहती हैं कि अगले साल इलेक्शन हो। दे डोंट वांट के बैगेज जो है ना पीटीआई का वो कैरी करें। नंबर 3 कि वो उनको ये नजर आ रहा है कि हम अगर ये करेंगे तो पीटीआई विल बी सियासी शहीद। एक तो ये बात है। पीपल्स पार्टी को आप मुझे बताएं, आज इलेक्शन होते हैं तो पीएमएलएन लेट्स से इलेक्शन में दे आर ज्यादा उनके पास वोट बैंक है। पीपल्स पार्टी क्या गेन करेगी? अगेन दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सिंध। उन्होंने क्या गेन किया? सो दे वांट 1-1.5 साल और उनको चाहिए। दे वांट टू गो टू पंजाब, पंजाब में जाके सेंट्रल पंजाब में लाहौर में वो कैंप करना चाहते हैं, वहाँ पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जेलों को, नाराज जेलों को वापस लाना चाहते हैं। एंड दे वांट के 1-1.5 साल के बाद एक इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर 15 से 20 सीटें और वो जीत सके एमएनए की। सदर्न पंजाब पहले उनके पास है। पीएमएलएन जो है, देखें पीएमएलएन आज क्यों बैगेज लेगी पीटीआई का? सो ये साल इलेक्शन ईयर है, नेक्स्ट ईयर अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे। सो बजट इज अ टेस्ट फॉर पीटीआई के लिए, बजट के लिए वो क्या करती है। उसके बाद पीपल्स पार्टी का एम यही है कि हम अपने आप को सिंध में रेलिवेंट तो है ही, वो पंजाब में कुछ करें, कुछ उनके पास केपीके में भी सीट्स हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, तो वो एक बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे कोलिशन के लिए। पीएमएलएन डिपेंड करता है कि वो उनकी पार्टी के क्या हालात हैं। अभी उनकी पार्टी में रिफ्ट है, आपके सामने मरियम नवाज ने आके बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान के खिलाफ कि जी ये फंडिंग का हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर उसके बाद दैट वाज द पीएमएलएन वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट ही वाज नॉट विजिबल। अब वो पीपल्स पार्टी से मुलाकात करें। सो ये रिफ्ट इनका बड़ा सख्त आपस में चल रहा है, जिसकी वजह से पीएमएलएन को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। सो दे हैव टू सॉर्ट आउट कि कौन इनके पार्टी का प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार है, वो क्लियर करने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान को केपीके में जो सीटें मिली हैं, ही इज वेरी हैप्पी। जो पावर हंगरी से उनको पावर मिल गई है, सो वो भी पीडीएम में अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आराम से पीछे बैठ रहे हैं। उन्होंने कह दिया मार्च की भी ढीला था जवाब दिया है, और वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। सो ये पीडीएम इज अ डेड हॉर्स। जब एक तहरीक दम तोड़ती है दोबारा वो नहीं उठती है। जो उनका नैरेटिव था, वो नैरेटिव था फौज के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ, जो दुश्मन का नैरेटिव था, लोगों ने उसको बाय नहीं किया। कोई अगर वो कहते हैं महंगाई हो गई, बुरा हाल हो गया, डू दे हैव गिवन एनी सोल्यूशन कि जी हाँ हम आएंगे तो हम आवाम के लिए क्या करेंगे? दे नो सोल्यूशन, ओनली नारेबाजी की जा रही है। सो इसलिए सबसे बड़ी इस वक्त पीटीआई को जो फायदा है वो है वीक फ्रेंडली ऑपोजिशन, जिसकी वजह से पीटीआई एंजॉय कर रही है डिस्पाइट देयर गवर्नेंस प्रॉब्लम, उनको फर्क नहीं पड़ा। सो अब जून का बजट पीटीआई का लिटमस टेस्ट है लास्ट। व्हाट कैन दैट गिव रिलीफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये देखना है। अगर यहाँ पर लोगों को रिलीफ देते हैं तो दे कैंडिडेटसी फॉर नेक्स्ट ईयर 5 इयर्स, और पाकिस्तान के अवाम खुद फैसला करेंगे कि वो किसको लाना चाहते हैं। अनवर लोधी साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से हारिस नवाज साहब ने कहा कि जून का बजट जो है वो टेस्ट होगा पीटीआई का, और उसके बाद अगर वो ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर अगले 5 साल भी उन्हीं के हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या इतनी आसानी से गिव अप कर देंगी? नहीं, मेरा ख्याल नहीं वो करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इमरान खान साहब को अगली टर्म मिल जाती है तो क्योंकि उन्होंने जो ग्राउंड वर्क है वो तो कर लिया इमरान खान साहब ने। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को अगली टर्म मिल गई तो फिर इनका जो वापसी जो है वो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए इनकी कोशिश ये है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई को हर सूरत हराया जाए। बेशक इत्तेहाद बना के जो है वो इलेक्शन लड़ा जाए, या सीट एडजस्टमेंट के साथ पीपल्स पार्टी के इलेक्शन लड़ा जाए, वो किसी सूरत इमरान खान को अगली टर्म नहीं लेने देना चाहते। उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने जो ग्राउंड वर्क है इकोनॉमी का, उसमें आप देखें कि जो आपका तिजारती खसारा है उसको इन्होंने बहुत कम किया। आपकी जो एक्सपोर्ट है जो 20 बिलियन पे नून लीग छोड़ के गई थी वो 30 बिलियन पे आज है। रेमिटेंसेस जो हैं वो 18-19 बिलियन पे नून लीग छोड़ के गई थी, वो भी 30 को टच कर रही हैं। इसी तरह से जो तिजारती खसारा, करंट अकाउंट खसारा है, उसको भी इस गवर्नमेंट ने कम किया है। ये जो मौजूदा अनवर लोधी साहब, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो अवाम है, अवाम तो सिर्फ वो चीज़ें देखते हैं जो उनको फैसिलिटेट करती हूँ। महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और बल्कि इस वक्त बहुत ज़्यादा से भी कहीं ज़्यादा ही जा चुकी है। एक आम आदमी का बजट बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। इसके साथ साथ लोगों के और भी बहुत सारे मसले हैं
जो कि ये हुकूमत हल नहीं कर पा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पे तो ये कहूंगा कि अगर आप ये कहती हैं ना कि फैसिलिटेशन, तो उसमें आप देखेंगे 10 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है हेल्थ कार्ड की सूरत में, ये किस गवर्नमेंट में इतना जो है इतना बड़ा पैकेज किसी कभी अवाम को दिया हो कि ये उनके सर से ये बोझ ही खत्म हो गया। कि पहले तो लोग ये सोचते थे कि हम बचाएंगे पैसे कोई रेनी डे के लिए, हमारे पास कोई इलाज के लिए कुछ बचत होनी चाहिए। अब उनके सर पे ये तलवार नहीं लटक रही। वो उनको पता है कि अगर कभी बीमार हो या घर में जो गरीब लोग हैं उनका कोई जो है फर्द बीमार हो जाए, तो वो जो है वो जाके इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां जहाँ पे अमीर लोग इलाज करवाते हैं वहां करवा सकते हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर है या दूसरे टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे मेरा ख्याल है कि अगर ये 1 साल तक लोगों को पंजाब, बिलखसूस पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, केपीके में भी तो लोग जो है वो हेल्थ कार्ड से फायदा उठा रहे हैं। अगर 1 साल तक पंजाब में जो है उन्हें इसकी इफादियत का पता चल गया जो हेल्थ कार्ड है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक गेम चेंजर हो सकता है। इसके अलावा जो इन्होंने और भी बड़े गम 30% है सब्सिडी जमाने देने का में, फैसला किया। सिर्फ हेल्थ कार्ड से तो काम नहीं ना चलेगा, और भी तो बड़े गम है नहीं, हेल्थ कार्ड ही आवाम मैं के। दूसरा एहसास राशन प्रोग्राम कार्ड की बात भी कर रहा हूँ। 30% उसमें ये हुकूमत जो है वो उनको छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है कि करियाने की दुकान या स्टोर पे शेल्टर होम जाके है। जो है वो सर वो वहां पे सर वो अवाम जो लोग है हैं वो जिनकी आमदनी 50,000 से कम है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जिनकी अक्सरियत आमदनी तो उन्हीं की है ना, 50,000 समझे, अक्सरियत तो 55,000 है, 60,000 है, वो कहाँ जाए? सॉरी रिपीट कीजिए क्वेश्चन। आपने कहा अभी एहसास राशन प्रोग्राम की बात, वो तो उन लोगों के लिए है जिनकी आमदनी 50,000 से कम है। एक बहुत बड़ा तबका सफेद पोश लोगों का वो भी है जिनकी आमदनी 50,000 से कुछ थोड़ी सी ऊपर है। वो कहाँ जाए, वो क्या करें? वो मैं आपको बताता हूँ कि अक्सरियत जो है वो उन्हीं लोगों की है जिनकी 50,000 से आमदनी कम है। आप देख लें तकरीबन 80% आबादी तकरीबन इस कैटेगरी में फॉल करती होगी। जहां तक आप कह रहे हैं कि जो सफेद पोश मिडिल क्लास तबका है, उसके लिए तो जाहिर बात है कि मैं आपको बताऊं कि सारा कुछ नॉर्मल था जब तक ये कोविड के बाद के असरात जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, जो चले कोल की प्राइसेस लोध बढ़ी साहब, हैं, वक्त बड़ा उसकी थोड़ा वजह रह से गया ये मेरे पास। वक्ती तौर पे वक्त बहुत कम रह गया। ये एक वक्ती एक तौर पे एक इंशाल्लाह लास्ट ये ईज क्वेश्चन आउट मैं हो जाएगा अपने जल्दी। तीनों मेहमानों से पूछना चाहती हूँ और बड़ा शॉर्ट आंसर मैं चाहूंगी कि आप लोग दें। मुमकिन तौर पर सलमान साहब, जहांगीर तरीन साहब के जहाज की अगली मंजिल क्या हो सकती है? देखिए, वो जहाँ भी जाएंगे ना, पहले वो देखेंगे कि हवाओं का रुख किस तरफ है, यानी इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ देख रही है। ऐसे नहीं वो बिला वजह की उड़ान उड़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अभी वो कहीं नहीं जा रहे पीटीआई से। वो पीटीआई के ऊपर अपना एक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगले इंतखाबात से पहले इमरान खान के साथ उनके मामला तय हो सकें, क्योंकि देखिए पीएमएलएन में भी उनको कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला और पीपल्स पार्टी में भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलने हारिस साहब, आप क्या समझते हैं? I think very clear. He is a PTI person. He will remain in PTI with better negotiations, with more importance. I think he will stick to PTI. That is what his future. लोधी साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब जो है पीटीआई के साथ जाएंगे। कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नाज़रीन खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।